पहली जो बन रही थी वो बन रही थी कौन सी, इरोजनल और डिपोजिशनल, यानी कि वो तो दोनों में है, अपर्दन और निक्षेपण निक्षेपण। तो ये तो सब में अपर्दन, देखो हवा से भी अपर्दन होगा, पानी से भी अपर्दन होगा, ठीक है ना। तो और हवा भी एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाकर के निक्षेपित करेगी, डिपॉजिट करेगी। तो जितने भी लैंड फॉर्म्स यानी भू आकृतियां हम देख रहे हैं, ये आइदर तो इरोजन से बनी है या तो डिपोजिशन से बनी है, बस एजेंट बदल गए हैं। बात समझ रहे हो ना। एजेंट बदलने का मतलब यह है या तो वो पानी से हो रहा है या तो एयर से हो रहा है, ठीक है। जैसे पिछले केस में हमने ओपन वाटर देखा था जो पहाड़ से नीचे उतर रहा है, दूसरा हमने ग्राउंड वाटर देखा जो जमीन के अंदर जा करके और वो स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट बना दिया, ठीक है। तीसरा केस हम देख रहे हैं किसका, ग्लेशियर्स का। अब ग्लेशियर्स किस प्रकार से भू आकृतियां बनाते हैं वो हमें देखना है। अब देखो जाता जगह, ये मान लो पहाड़ है, ठीक है ना। अब इस पहाड़ के ऊपर ये होगा तुम्हारा बर्फ जमा, ठीक है। ये पहाड़ है नीचे, ऊपर तुम्हारी क्या जमा है, बर्फ। अब ये बर्फ जो है ये क्या करेंगी, ये समय के साथ धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ेंगी, नीचे की तरफ, समझ रहे हो। और ये बर्फ जो है ये ऐसी 100-200 ग्राम बर्फ तो है नहीं, ये बर्फ इतनी हैवी हैवी है कि कह लो जितनी बड़ी दिल्ली है उतना बड़े बड़े कहीं कहीं पे ग्लेशियर्स हैं, समझ रहे हो ना। तो ग्लेशियर्स की हाइट जो होती है या जो उनका लेंथ होगा या ब्रेड्थ होगी, वो ऐसा नहीं है कि कमरे जितना केवल ग्लेशियर है या हिमनद है, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं बर्फों के। मतलब एक तरीके से कहो कि पहाड़ के ऊपर इतनी भारी मात्रा में बर्फ लदे होते हैं और बड़े लंबे लंबे दूरी तक। अब जब ये ग्लेशियर, और हम ये पता है कि ये पहाड़ चूंकि हाइट पे है तो ये ग्लेशियर धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरेंगे, लेकिन इनके उतरने की जो गति होती है वह पानी की तुलना में बड़ी कम होती है। जैसे हमने देखा पहाड़ से पानी उतर रहा था तो पूरा काटते पीटते चला जा रहा था, चीरते हुए वैली बनाते हुए चला जा रहा था, लेकिन इनकी गति जो है वह पानी जितनी तेज नहीं है। ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दिन भर में सरकेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। हाँ, ये नीचे की तरफ आते, क्योंकि ऊपर बर्फ बनती रह रही है ना, तो वो नीचे की तरफ वो आते रहेंगे धीरे धीरे। तो इनका क्या है कि ये हिमनद प्रतिदिन में कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। ये कुछ 1-8 मीटर बढ़ जाएंगे या 1-2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ बहेंगे या सरकेंगे। अब ये जब सरक रहे हैं तो चूंकि इनका वेट बहुत ज्यादा है, हैवी है सब, तो ये निश्चित रूप से पहाड़ में क्या करेंगे, पहाड़ के नीचे जो पहाड़ का मटेरियल है उसको भी अपने साथ साथ लेकर के नीचे जाएंगे। तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अपर्दन कर रहे हैं ना पहाड़ का। और ये अपर्दन जो हो रहा है यानी ये जो इरोजन हो रहा है, इससे कुछ भू आकृतियां हमें बनती हुई दिखती हैं, ठीक। तो भू आकृतियां यानी लैंड फॉर्म्स जो भी बन रहे हैं 2 फॉर्म्स से बनते हैं, 2 तरीके से, या तो अपर्दन या तो निक्षेपण। यहां पर हम क्या देख रहे हैं,
अभी हम देख रहे हैं अपर्दन वाली क्रिया कि ये जो अपने साथ मटेरियल लेकर के जा रहा है, ठीक, ग्लेशियर। अब देखो, अब ये देख रहे हो ना, ये जो है पहाड़ है, और ये ग्लेशियर नीचे की तरफ क्या हो रहा है, धीरे धीरे सरक रहा है, ठीक है। अब देखो सर्क, सर्क मैं अब देखो सर्क का थोड़ा सा समझो, सर्क समझना पड़ेगा। हम्म जैसे ग्लेशियर मतलब होगा आइस, ठीक है ना। अब जब ग्लेशियर में मतलब अब तुम ये समझो कि आ, जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट, अब उस माउंट एवरेस्ट के ऊपर से नदी नहीं बहेगी। यही ग्लेशियर जब नीचे की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा गर्म होंगे, बात समझ रहे हो, तो ये पानी इनमें से निकलेगा। तो कई सारे ग्लेशियर से क्या होगा कि पानी की स्ट्रीम्स यानी कि धाराएं आएंगी और मिलेंगी एक जगह और एक नदी बनाएंगी। अब वो नदी जब नीचे की तरफ चलेगी तो वो वैली बनाना शुरू करेगी, वी शेप वैली जिसे कि हमने कहा था। तो ये जो हम ग्लेशियर वाला जो हिमनद वाला सिस्टम देख रहे हैं, ये उस नदी के ऊंचाई एल्टीट्यूड यानी कि हाइट पर की बात है। यहां पर अभी हमें नदी नहीं देखने को मिलेगी। नहीं, नहीं, वाटर में क्यों ऐड करोगे? अब वाटर में अगर तुम ऐड कर दिए तो वाटर तो वैली बनाता है, ये वैली थोड़ी बनाता है, बात समझ रहे हो ना। वाटर जो है वो तो वैली का उसका जो भू आकृतियां यानी कि जो लैंड फॉर्म बनाएगा वो क्या, ये अलग लिखो। तुमने वाटर लिखा, ग्राउंड वाटर लिखा, और ये ग्लेशियर्स, ये इसलिए क्योंकि हमें एक चीज याद रखना, क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछेगा कि देखो, क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा कि जैसे हॉर्न, सर्क, हैंगिंग वैली, कॉल, ये मान लो हिंदी में कॉल, श्रृंग, सर्क, निलंबी घाटी, रुंडित, ये सब जो भी प्रकार के आप नाम सुन रहे हैं, ये किस प्रकार का लैंडफॉर्म है या यह किसके द्वारा बनाया जाता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो जब तुम ग्लेशियर पढ़ोगे ना, है ना, जैसे स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, तो वहां पर तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि चूने की खदानों में ग्राउंड वाटर की वजह से यह बनता है। वी शेप वैली, तो वी शेप वैली जो है वह कौन से बहता हुआ पानी, चलो ठीक है ये तो कॉमन है, ये तो सबको पता होगा, लेकिन कौन से स्टेज में है, यूथ फेज में। यूथ फेज में हमें क्या नहीं देखने को मिलता है, एक सेकंड जरा रुको। ठीक, तो पूछेगा सीधे सीधे ये कि
जैसे सर्क, कॉल, ये सब जो प्रकार की भू आकृतियां होती हैं ये आपको कहां देखने को मिलेंगी? तो वहां पर तुरंत ऑप्शन देगा वाटर, या किसकी वजह से बनते हुए दिखेंगी, तो वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, एयर। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो हम आगे भू आकृतियां पढ़ेंगे, जैसे ये सर्क हुआ, तो पूछता है कि सर्क, हॉर्न या गिरी श्रृंग, इस प्रकार की जो भू आकृतियां बनती हैं यह किसके कारण बनती हैं? तो ग्लेशियर्स से। ठीक, क्वेश्चन बस खाली इतना ही पूछेगा, लेकिन चूंकि चैप्टर है तो समझाना मेरा काम है कि किस प्रकार से बन रहा है, वरना जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेंगे वह आपसे क्या बनेगा कि सर्क या नाम दे देगा, पूछेगा कि ये ग्लेशियर से बनते हैं। ठीक, अब देखो, मान लो ऐसे समझना, ये पहाड़ है और ये नीचे समुद्र है कहीं पे, ऐसी कोई नॉर्वे वगैरह में, नीदरलैंड्स वगैरह में ऐसी सीन हमको देखने को मिलेंगे कि ये पहाड़ है और यहां पर क्या है, समुद्र। अभी ये समझ लेना खाली इतने से में। अच्छा, अब देखो, ये क्या, एक, ये अभी इस केस को छोड़ दो, अभी इस केस को खाली समझो कि कैसे इस पे संघर्ष कर रहे हैं लोग, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा। ठीक है, मान लो ये पहाड़ है, बात समझे, पहाड़ के ऊपर क्या है, मक्खी बैठती है क्या? पूर्णतः ये खराब हो चुका है लग रहा। इसको बुलाया।
ठीक है। अब देखो ये मान लो कि ये तुम्हारा है पहाड़, थोड़ा सा इसको और क्या हुआ इस नहीं, मेन चीज है ना कि इसको समझना पड़ेगा, नहीं समझे तो फिर तो हम ऐसे ही हेडिंग बढ़ा दे, पर ये बन क्या रहा है वो चीज भी तो समझ में आनी चाहिए ना। अब ये है पहाड़, ठीक, इस पर जमा क्या, गया पहाड़, गया पहाड़। यार तुम बात नहीं समझ रहे हो, समझा तो हम वैसे दें, लेकिन वैसे हम कैसे समझाएं, हम जैसे समझें वैसे ही समझाएंगे ना तुम्हें, है ना। देखो इस पे नहीं जाएगा, वो ब्लैक वाले पे चला जाता है। ये ग्लेशियर नीचे की तरफ जाएगा, ठीक, जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये निश्चित रूप से तुम्हें पता है नीचे जो पहाड़ की जो पथरीली जमीन है उसको ये काटेगा, ठीक है ना। काटने के बाद बेटा होगा क्या कि आप देखेंगे कि ये आपका जो ये पहाड़ ऐसे था और ये ग्लेशियर मान लो बह गया निकल के, अब ये पहाड़ कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेगा। ये यहां पर जो ग्लेशियर था इसमें भरा हुआ, ये जब निकला है तो यहां पर गड्ढा करते हुए निकल गया। बात समझ लो, पहले यहां क्या भरा हुआ था, पूरा बर्फ, लेकिन जब बर्फ अपने साथ नीचे की तरफ सरका है तो वह अपने साथ साथ इस क्षेत्र की जो यहां की पथरीली जमीन थी ये वाली, इसको काट करके अपने साथ क्या करके लेके निकल गया, ठीक है। और कभी कभी ये जो डिप्रेशन हमें बना हुआ दिखा है, ये जो गड्ढे टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ दिखा है या दिख रहा है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें इसके अंदर कभी कभी पानी देखने को मिलता है, झील टाइप का एक और ये ऐसा नहीं कि 10 फीट का गड्ढा है, और ये गड्ढा भी 3-4 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बड़े बड़े गड्ढे, क्योंकि खुद 20-20 किलोमीटर के ग्लेशियर होंगे। अब हमें इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, पानी, ठीक। तो सर्क क्या है कि सर्क है हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थलंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, ऊपर। एक चित्र में हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्क को काटती है। सर्क गहरे व लंबे चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार ढाल वाली सीधी या अवतल होती है। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील भी प्रायः इन गर्तों में देखने को मिलती है, जो मैंने आपको वहां पर ये कहा गया, ये जो मैंने देखा कि वो काटते हुए निकल गई, तो वहां पर हमें एक झील भी देखने को उसके अंदर मिल जाती है, ठीक। तो सर्क अगर यहां तुम डायग्राम में देखो तो ये कटा हुआ निकल के आ रहा है ना, तो ये एक तरीके का सर्क, ठीक। उसके अंदर हमें कभी कभी ग्लेशियर्स की झील भी देखने को मिलेगी, और उस झील का नाम याद रखना, उस झील को हम लोग कहते हैं क्या, टॉर्न झील। क्या कहते हैं, टॉर्न झील। तो टॉर्न झील क्या है पता चला, टॉर्न झील क्या है समझ गया, सर्क भी समझ गए कि क्या है, कि बहुत बड़ा एक डिप्रेशन बन जाना, गड्ढा बन जाना अगर पहाड़ से नीचे की तरफ बर्फ सरकती है तो, ठीक। अब आते हैं हॉर्न या गिरिश्रिंग के ऊपर, कि हॉर्न क्या होते हैं। अब देखो
फिर से वही पहाड़, थोड़ा सा छोटे में बना रहा हूं, समझना इसको। फिर से वही पहाड़ है, इस पर ग्लेशियर जमी हुई है, इस पूरे पर क्या जमी है? ग्लेशियर, यानी कि हिमनद। और ये पहाड़ है, सब पर ग्लेशियर जमी है। अब देखो होगा क्या कि कालांतर में, समय के साथ, इधर वाला ग्लेशियर जो है ये सरका नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ सरका, तो वो वाला जो हमने बताया कि अपने साथ साथ जमीन भी लेकर के नीचे जाएगा, ये वाला भी सर्कल मतलब पहाड़ का, मतलब समझो कि इधर से भी ग्लेशियर सरक गई, इधर से भी ग्लेशियर सरक गई, और इधर से भी ग्लेशियर सरक गई। ठीक है, अब जब ये सारी ग्लेशियर सरक जाएंगी तो ये कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा। कैसा? ये पहाड़ है, लेकिन ग्लेशियर सरकने की वजह से ऊपर एक नुकीला सा भाग पत्थर वाला वो बचा रह गया, और ये पूरा कैसा बन गया? एक पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर। जैसा कि आप लोग बहुत सारे माउंटेन्स में, ग्लेशियर लद्दाख वद्दाख में देखोगे तो चोटियां होती है चुकीली चुकीली सी, तुम जैसे पहाड़ बनाते हो ना, तो ये बनाते हो कि नहीं? ये तो क्यों चुकीला सा बना रहे हो, ये सोच रहे हो कभी? ऊपर से पॉइंटेड होता है ना, उसका रीजन यही है कि ये ग्लेशियर्स जो हैं ये क्या करते हैं, उस वो जो लैंड है, जो जमीन थी, उसको इस तरीके से काटे कि ये क्या बन गया, ऊपर एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, इन पॉइंटेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हॉर्न या गिरी स्ट्रिंग। ठीक है, बता रहे यहां पे ना, यार वो वाला नहीं दिया है क्या? ना, इसमें वो वाला नहीं दिया है। एक मिनट मुझे देना। किताब नहीं ना लाए हो तुम लोग? तुम लोग में से किसी के पास नहीं है?
ग्लेशियर वैली सीधे आ गया है। हाँ ठीक। अब देखो, अब ग्लेशियल वैलीज यानी कि इन्हें हम कहेंगे क्या, हिमनद की घाटी। अब जैसे घाटियां जो थी वो तो रनिंग वाटर भी बना रहा था, है ना, लेकिन वहां पर जो घाटियां बन रही थी वह क्या क्या थी, नाम बताओ। हाँ, नहीं, और नलिका वगैरह तो ठीक थी, और नलिका और नलिका वगैरह तो ठीक थी। कितने प्रकार की घाटियां थी, क्या रिवीजन चल रहा है तुम लोगों का, जरा देखें। रनिंग वाटर घाटियां बनाती थी ना, घाटियां, और नलिका और रिल्स गलीज और बाद में वैली बनती थी, और नलिका घाटी थोड़ी थी, और नलिका बाद में और चौड़ी होकर के, है ना। अरे यू शेप की घाट, वी शेप, ये एक घाटी थी। वी शेप की घाटी का ऐसा स्ट्रक्चर था। दूसरी घाटी थी जिन्हें गॉर्ग या जॉर्ज कहा गया, जो कि सीधी थी। बात समझ में, जॉर्ज उसे कहा गया था, गॉर्ग एक तो ऐसे थी। ये फिर ये खेलने लगा यार। देखो, यार ये ना मेन दिक्कत कर रहा है बार बार। तो याद है ना, वी शेप की एक थी, ठीक, एक थी, और तीसरी कौन सी थी, कैनियन, वेरी गुड। कैनियन थी जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाया, तीन तरह की घाटियां में रनिंग वाटर से देखने को मिली थी। पहाड़ में जो घाटी बनती है, ग्लेशियर में यानी हिमनद से जो घाटी घाटी बनेगी, ये हमेशा यू शेप होगी, वी शेप नहीं होगी। ये कैसी होगी, यू शेप, ठीक। तो ये चीज याद रखना। अरे यार, अब समझो, ये चल नहीं रहा है। अब समझो क्या, कि ये है तुम्हारा मान लो पहाड़, ठीक है, और इस पहाड़ से यहां पे मान लो है समुद्र, समुद्र, ठीक है ना, इस लेवल पे ये पहाड़ है, इसके ऊपर ग्लेशियर जमा है, यहां तक समुद्र आ रहा है, जो मैं नीदरलैंड वगैरह की बात आपको बता रहा था। यहां तक समुद्र आ रहा है, इस पर है पूरे पहाड़ पर बर्फ लदी हुई, बर्फ नीचे की तरफ सरकी, समुद्र का पानी यहां तक है, और इस तरीके से मान लो ये पूरा का पूरा हिम पहाड़ सरका, और पहाड़ इस तरीके से कटा, समुद्र का लेवल याद रखना ये है, पहाड़ इस तरीके से कटा कि ये एक ऐसा डिप्रेशन बना करके और यहां पर आ गया, ठीक, और बर्फ निकल गई। अब वो गड्ढा जो बन गया है पहाड़ पे, उसका लेवल, उस गड्ढे की जो गहराई है वो समुद्र के लेवल से नीचे चली गई है पहाड़ के तुलना में। बात समझ रहे हो। इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि जो समुद्र का पानी है वो आगे बढ़ करके इस गड्ढे में भर जाता है। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यानी कि वो जब बर्फ इसमें से बह करके निकल गई, उस बहती हुई बर्फ ने या उस ग्लेशियर ने एक ज्यादा गहरा डिप्रेशन बना दिया पहाड़ के नीचे, जिससे कि वो जो गड्ढा था उसका लेवल समुद्र से भी नीचे चला गया। उस केस में ये जो समुद्र का पानी है ये इस गड्ढे में आकर के क्या होगा, जब भरने लगेगा, लेवल नीचे हो गया है उस तरीके के। और ये कहां पर हमें देखने को मिलता है, ये हमें हाई लैटिट्यूड्स, हाई लैटिट्यूड मतलब
लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में अंतर है। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब होता है जो ऐसे ऐसे रेखाएं काट रही है ना, उसे अक्षांश कहते हैं उसे। तो हायर एल्टीट्यूड्स पे, यानी कि जो ऊपर वाले देश हैं, ठीक है ना, वहां पर हमें ये देखने को मिलता है। ये अपने क्षेत्र में नहीं देखने को मिलेगा, ये जो कटिंग वाला प्रोसेस है। तो जो ऐसी संरचना बन रही है जहां पर कि समुद्र का पानी आया और आकर के उस डिप्रेशन में भर गया, उसको हम लोग कहते हैं फियॉर्ड्स। क्या कहते हैं? फियॉर्ड्स। ठीक है ना? हाँ, हिंदी में तो वही तो, इसीलिए। अरे यार, ये भी तो चले ना, आगे का कैसे सीन होगा फिर। तो फियॉर्ड्स जो था वो आपका ये था। फियोर्डी है ना? तो फियोर्ड समझिए क्या है। हम्म। 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 हाँ बिल्कुल, वो देखो बात, उसका इशू है ही नहीं ना। वो करवाने को तो हम करवा दें, लेकिन हम जिस व्यवस्था में, हम आज टैबलेट इसीलिए नहीं लेके आएगी यहाँ पर ये है, नहीं तो हम टैब लेके आए होते तो तुम लोगों को बुक की भी जरूरत ना पड़ी होती। इस पर तो हम ड्रॉ कैसे भी कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, जितना हो जा रहा है उसमें देख लेना। हम्म। हाँ, कल से थोड़ा सा। ये देखो, इवोटा पे मैक्स हब चल रहा है। गजब। अरे ये कई जगह से घूम के आया है, ये बेवफा है। कहाँ डाउनलोड? ऐप स्टूडियो वाला। हमको लग रहा है स्टूडियो वाला ही तो नहीं ना इनको हैक कर लिया है। हाँ। हाँ। हाँ, हम अपने चैनल पे पढ़ा रहे हैं। क्यों, एंशियंट हिस्ट्री तो अन अकेडमी पे पड़ी हुई है ना। नहीं नहीं, वो फ्री वाली पड़ी हुई है, फ्री वाली। हाँ, मतलब ठीक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलो हम उसको करवाएंगे फिर से। यार ये तो अलग, अब बस ये तो हो जाए तो मैं करता हूँ। हम्म। क्यों? हाँ। हम्म। एंशियंट तो मैं इसमें करवाया था उस वाले बैच में, लेकिन बुद्ध तक करा करके हमको रोक दिया गया था। बुद्ध तक कराए थे, बुद्ध के बाद वो स्वाति मैम की कोई और इम्पोर्टेंट क्लास, सर ने अपने उसको श्राप को स्थापित रखने के लिए बुद्ध के बाद मुझे रोक दिया था कि लग रहा है कि मेरे श्राप को ये पूरा नहीं होना। हम्म। हम्म। ठीक है ना? तो
फियॉर्ड्स समझ गए ना कि क्या है, कि वेरी डीप ग्लेशियल ट्रॉफ्स फिल्ड विथ सी वाटर, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, फियॉर्ड्स। ये ग्लेशियल वैली या उसी को हम लोग ट्रॉफ भी कहते हैं या गर्त भी कहते हैं, यू शेप की होती हैं, ठीक है। यहीं पर हमें इसमें एक लटकती घाटी भी, हैंगिंग घाटी भी देखने को मिलती है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट नहीं, मेन इसमें चीज था जो ये याद रखना है कि फियॉर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। फियॉर्ड्स मेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर बनना होगा तो वो फियॉर्ड्स से बनेगा, ठीक है। अब देखो मोरैन क्या होते हैं, मोरैन्स। तो मोरैन क्या है कि जब ग्लेशियर नीचे की तरफ सरक रहा है, ठीक है ना, तो वह अपने साथ पत्थर लेकर के जाएगा नीचे की तरफ। अब ये पत्थर जब नीचे पहुंचते हैं, वो पानी पिघल गया, पानी ग्लेशियर का बह करके निकल गया, लेकिन ये पत्थर जो थे ये नीचे की तरफ ढलकते हुए आपको दिखेंगे या नीचे एक जगह इकट्ठा हुए तुम्हें दिखेंगे। तो उस प्रकार का जो लैंड फॉर्म, भू आकृति बनती है जिसमें कि ग्लेशियर्स के द्वारा पत्थर नीचे आकर के जमे हो जाते हैं गोल गोल करके, इनको हम लोग मोरैन कहते हैं, सिंपल सी एक लाइन में, ठीक है ना। तो कभी भी अगर तुम देखोगे तो देखो, हम लोगों को ये लगता है कि मतलब जैसे बहुत छोटा जो पर्वत वाला जो क्षेत्र है, जैसे रेगिस्तान, तो रेगिस्तान अगर हमारे दिमाग में आया तो हमको सबसे पहले क्या चीज समझ में आती है कि अरे यार रेगिस्तान का मतलब है कि दूर दूर तक केवल बालू दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, रेगिस्तान में भी पहाड़ होते हैं, समझ रहे हो। वहां के पहाड़ जो हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं। जैसे अफगानिस्तान की तरफ तुम जाओगे तो देखोगे कि पहाड़ है लेकिन वो है रेगिस्तान, है ना। तो उसी तरीके से ये जो ग्लेशियर वाले भी क्षेत्र हैं ये भी बहुत बड़े बड़े हैं। तुम कभी भी चाइना और इंडिया के बीच में तिब्बत वाला जो क्षेत्र तुम देखोगे कितनी दूर दूर तक वो ग्लेशियर की पहाड़ियां पड़ी हुई हैं। जो फिंगर 8 फिंगर 6 ये लोग जो बता, तो ये जो फिंगर बता रहे थे ना कि चाइना हम फिंगर 8 पर हैं, फिंगर 6 पे हैं, तो ये फिंगर 8 फिंगर 6 यही ग्लेशियल वैलीज थी। एक वैली इधर एक वैली इधर, बीच में बन गई वो चोटी टाइप की, उसे फिंगर नाम दे दिया। बात समझ रहे हो ना, तो वो ग्लेशियल ही है वो, ठीक। तो उसी तरीके से हम क्या देखेंगे कि जब ग्लेशियर पिघलता हुआ नीचे की तरफ आएगा, और हम अगर मतलब हम सीधे सीधे तौर पर कहें तो ये जो लद्दाख वाला या लेह वाला जो क्षेत्र है, तुम लेह लद्दाख को अगर तुम देखोगे तो तुम ये देखोगे क्या कि वहां पर रास्तों के बीच में ही पत्थर भरे हुए हैं, कहीं कहीं बीच में पत्थर आते हैं, समझ रहे हो ना, गोल गोल से पत्थर तुमको छोटे छोटे से, बाइकर वगैरह जो जाते रहते हैं वो वहां पर तुमको मैं अगर फोटो में दिखाऊं तो दिखाएं तो वो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मेन चीज है रिलेट होना। क्रोम कहाँ गया, सिलीगुड़ी विद्यापीठ, जैसे ऐसे समझो, इस वाले फोटो में देखो कि यहां से ग्लेशियर बहते हुए कहीं पे ये देख रहे हो ना, अब क्या हुआ है कि ये हैं सब पहाड़ी पत्थर ही, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि बर्फ के साथ नीचे तो ये आए, फिर बर्फ पिघल करके पानी बह करके क्या हुई, निकल गई। और इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ये गोल गोल पत्थरों जैसा स्ट्रक्चर हमें कम से कम ये नहीं कि 100 5 मीटर 10 मीटर 3 4 4 10 10 किलोमीटर तक हमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे पहाड़ से नीचे की तरफ।
4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर तक। तो जब बहुत बड़े क्षेत्र में हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर जहां देखने को मिलेगा, इसे हम क्या कहेंगे? मोरैन। ठीक है ना? तो मोरैन क्या है कि हिमोड़ हिमनद टिल, इसे हिमनद टिल भी कहा गया है, गोलाश्मी मृतिका के जमाव की लंबी कटके हैं। ठीक है? इसमें दो तरह के मोरैन होते हैं, एक होता है टर्मिनल मोरैन, एक होता है लेटरल मोरैन, यानी कि अंतस्थ हिमोड़, और एक होता है पार्श्विक हिमोड़। तो हिमोड़ में दो टाइप लिख लेना, एक होता है अंतस्थ हिमोड़ और दूसरा लिख लेना क्या? पार्श्विक हिमोड़। ठीक है? ठीक। अब ये हमेशा याद रखना कि ये जो काटेगा ना, जो हिमोड़, जो मोरैन बनेंगे, वो हमेशा एंगुलर बनते हैं। मतलब एंगुलर मतलब कैसे? मोरैन हमेशा इस टाइप से, और यहां वो बीच बीच में, मतलब ये वी शेप वाला पूरा नहीं कंप्लीट, लेकिन वी जैसे, मतलब अगर तुम यहां पर खड़े होकर के, और यहां पर खड़े होकर के अगर पत्थर फेंकोगे, जैसे ये है ना, इस दीवार पे अगर हम पत्थर मारेंगे तो या तो वो सीधा इस तरह पीछे आएगा या तो वो नीचे गिरेगा। अगर मोरैन पे हम, मोरैन की जो लेटरल मतलब है पार्श्विक हिमोड़, जो मोरैन है उसके दाहिनी और बाहिनी ओर वाले, तो इन पे जब पत्थर मारोगे तो वो जंप मार के उधर जाएगा, जंप मार के इधर, यानी कि जैसे कोई स्लोप पे तुम पत्थर मारो तो वो एंगल से जाता है ना, तो वो एंगुलर स्ट्रक्चर ये बनाते हैं जो लेटरल वाले हैं। और टर्मिनल मतलब होता है कि जो हिमनद के अंतिम भाग में, मतलब जैसे जहां पर जा करके खत्म हो गए, उसे हम लोग कहेंगे क्या? टर्मिनल मोरैन्स, यानी कि आपका अंतस्थ हिमोड़, जहां पर कि हिमोड़ खत्म हो जाता है। तो हिमोड़ के ये दो भाग हैं। अब देखो ईस्कर क्या होते हैं। ठीक, ईस्कर क्या होता है कि ईस्कर क्या है? तो ईस्कर, एस्कर उसे हिंदी में कहते हैं। एस्कर में क्या होता है कि गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में क्या होगा बेटा कि गर्मी के दिनों में ये बर्फ हो जाएगी पिघल, ऊपर वाली, और ये पिघलने के बाद जो जो तुम्हारा पानी है जो पिघला हुआ है, वह क्या करेगा? वह नीचे की तरफ ग्राउंड पे, मतलब ग्लेशियर और जो पहाड़ है उसके ग्राउंड पे ये पानी इकट्ठा हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि ये एक तरीके की नदी बहने लगेगी, या एक धारा बहने लगेगी पानी की। कहां से? इस ग्लेशियर, क्योंकि ग्लेशियर भी पूरी तरह से पिघला नहीं है, तो इस ग्लेशियर और पहाड़ के नीचे, मतलब ग्लेशियर के तो नीचे, तुम ऐसे देखोगे ग्लेशियर पे खड़े होकर के तो उसके नीचे से पानी बह रहा है, लेकिन ऊपर बर्फ जमा है। ठीक है? तो इस प्रकार की, और ये अपने साथ साथ छोटे छोटे मलबे भी, बड़े तो नहीं आ पाएंगे, छोटे छोटे मलबे भी बहा करके नीचे की तरफ लेकर के जाते हैं, जो कि जा करके एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक, अब जब बर्फ पूरी तरीके से पिघल जाती है, ठीक है ना, तो उसके नीचे जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है उन छोटे छोटे पत्थरों के की वजह से बना हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? एस्कर कहेंगे। ठीक है? एक तरीके का कहिए कि कटक, कटक मतलब होता है रिज, रिज मतलब होता है पहाड़। ठीक है ना? तो अब ये पानी नीचे से बह रहा है, तो ये अपने साथ साथ छोटे छोटे पत्थरों को भी, मलबों को भी लेकर के जाएगा, और एक रिज या कहो एक पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर छोटा सा बना देगा कहीं पे। ठीक है? जब ये बर्फ पिघल करके निकल जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे?
उसको हम कहते हैं आपका ईस्कर। ये जो कटक वक्राकार कटक बनेगा साइनस, उसे हम कहेंगे क्या, एस्कर। एस्कर का अगर इधर कहीं बनाया है कि नहीं एस्कर, देखो ये मोरैन दिया हुआ है, नहीं दिया है, चलो ठीक ठीक। हिमानी धौत मैदान क्या है, तो हिमानी गिरिपद मैदानों अथवा महाद्वीप हिमनदों से दूर हिमानी जड़ोन्नत वृक्षों से, जिसमें बजरी रेत विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी शामिल है, हिमानी धौत मैदान निर्मित होते हैं। यानी कि आउट वॉश प्लेन, जैसे कि आप देखोगे कि ग्लेशियर वाला जो पहाड़ होता है ना, ग्लेशियर वाले पहाड़ का सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र होगा वो एक तरीके से पूरा जैसे व्हाइट बर्फ फैली हुई है, एक मैदान टाइप का। जैसे तुम देखोगे कि बहुत बड़े मैदान के बीच में एक पहाड़ है जिसके ऊपर की ग्लेशियर जमा हुआ है, तो ये जो मैदान है उसी को हम कहेंगे हिमानी धौत मैदान। ठीक है, अब ड्रमलिन, अच्छा ये आ गया, तो नेक्स्ट वो जो तुम लिख रहे हो ना, क्या कहते हैं, हिमनद वाला लिखा है ना, ग्लेशियर वाला, तो उसमें तुमने कौन कौन से हमने लिखे हैं लैंडफॉर्म्स, यानी भू आकृतियां। हाँ, ड्रमलिन, तो बस ये ड्रमलिन याद रखना। ड्रमलिन भी जो है वह भी एक अंडाकार मृत्तिका, उसमें लिख लेना एक कि हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटक नुमा स्थल रूप होता है जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। बस इसमें इतना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तरंग व धाराएं। तरंग व धाराएं यानी वेव्स एंड करेंट्स जो हैं, ये आपका अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, इसलिए क्योंकि टाइम भी हो ही गया है, 10 बजे से मेरी एक और क्लास है। देखो तरंग हमने, देखो अब एक बार तुम लोगों को मैं थोड़ा सा ड्रमलिन भी समझा ही दूं, ड्रमलिन क्या होता है। देखो मलबा जब ग्लेशियर मान लो ऊंचाई पे है, ग्लेशियर इसमें थोड़ा सा ऐसे समझना, ग्लेशियर, ये पहाड़ को हम फ्रंट से देख रहे हैं, साइड से नहीं, फ्रंट से। ग्लेशियर जो है यह नीचे की तरफ आएगा सरकता हुआ, और अपने साथ क्या लेकर के आएगा, मलबा, मलबा लेके आएगा। अब हम क्या देखेंगे कि ग्लेशियर के साथ जब मलबा नीचे आ रहा है तो मलबे का जो स्ट्रक्चर है वह कुछ ऐसा बनेगा। पानी के पिघलने, ग्लेशियर के पिघलने के बाद हम क्या देखेंगे कि एक रिज टाइप का स्ट्रक्चर हमें बनते हुए दिखेगा इस प्रकार से। डॉल्फिन को देखे हो ना, डॉल्फिन का मुंह देखे हो, आगे से ऐसे उठा हुआ सा होता है, तो उसी तरीके से हमें क्या होगा कि एक इस प्रकार से, ये जैसे मान लो ये, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, ये आगे से ऊंचा है, पीछे की ओर से पतला, तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ दिखेगा। यानी कि नीचे की तरफ ऊंचाई में होते हुए ज्यादा पत्थर इकट्ठा हो गए और यह इसकी पूंछ हो गई, क्योंकि पीछे मलबा कम है। तो एक वी शेप का और इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें पहाड़ पर ऐसे बना हुआ दिखेगा मलबे का, जहां यहां नीचे की तरफ ऊंचाई होगी, ज्यादा मलबा इकट्ठा रहेगा और इधर की तरफ इसकी पूंछ रहेगी। ठीक है ना, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रमलिन कहते हैं।
और चूंकि इसका जो हेड और पूंछ है यह हमें ग्लेशियर के मूवमेंट की दिशा को भी दिखाएगा। बात समझ रहे हो ना, जिधर मुंह मोटा यानी ग्लेशियर इस दिशा में बहा होगा। ये तुम्हारा ड्रमलिन है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है जो हमारा तरंग व धाराएं। आज हम सोचे थे ये पूरा चैप्टर खत्म कराने को, लेकिन ये हो नहीं पाया। तरंग और धाराएं यानी कि जो ऐसे ऐसे, इसमें अब दो बचा है, एक तरंग और धाराएं और दूसरा है विंड यानी कि पवन, हवा। तो तरंग और धाराएं मतलब ये कि जो जैसे कि तुमको पता है कि वेस्टर्न घाट्स तुम लोग जान रहे हो, है ना। तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं वहां पर उन जो समुद्री तट है, तो कहीं कहीं पर तुमको समुद्री तट पे क्या दिखेगा कि समुद्र तट जहां पर है वहां पर तुमको समुद्र के जस्ट बगल में बड़ी हाइट पे तुमको पहाड़ भी दिख जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं क्या दिखेगा तुमको, बीच दिखेंगे। लोग मालदीव जाते हैं ना, मालदीव घूमने के लिए जाते हैं क्योंकि वहां पर बीच है, समझ रहे हो। और अगर तुम यही वेस्टर्न घाट चले जाओ तो रिज है, मतलब कटक है एक तरीके की, तुरंत गिर जाओगे नीचे। तो ये क्यों हुआ है कि जो पानी की जो लहरें हैं ना, ये आकर के जब मारती रहती है तो धीरे धीरे पहाड़ टूटते रहते हैं, और उससे क्या होता है, समय के बाद कुछ समय बाद भू आकृति अलग टाइप की बन जाती है, ठीक है ना। तो ये लहरें और तरंगे यहां पे देखना है, एक इनकी वजह से क्या क्या लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, भू आकृतियां बन रही हैं। दूसरा हमें क्या देखना है, दूसरा हमें देखना है विंड की वजह से, ठीक है ना, कि हवा की वजह से। तो हम देख लेंगे वाटर, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, और फिर उसके बाद विंड, सॉरी करेंट्स, ये वेव्स, और उसके बाद हम देखेंगे क्या, विंड या एयर का, इनकी वजह से क्या क्या है। तो ये हमको एक बार खाली इनका ये समझ लेना है कि ये कैसे बनते हैं। बाकी इसमें मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है वह यह है कि जो लैंड फॉर्म्स ग्लेशियर से बन रहे हैं उनके क्या क्या नाम है, ठीक है ना। तुमको कौन चीज, ये सारी चीज की ड्रमलिन कैसे बन रही है, हाँ, और जो जो मैंने आप लोगों को बताया वो सब कैसे बन रहा है, ये सब उतना याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें याद ये रखना है कि किससे क्या बन रहा है। रनिंग वाटर इज मेकिंग वी शेप वैली, कैनियंस, मिएंडर्स, ये सारी चीजें हमें वहां देखने को। ऑक्सबो लेक क्या है, क्या है ऑक्सबो लेक, या वो क्या था, छाड़न झील, हाँ छाड़न झील, वो क्या होती है बताओ। हम्म हम्म ऑक्सबो लेक एग्जाम्पल। हम्म जैसे कि हमने देखा है डल झील, डल झील जो है ये भी एक प्रकार की ऑक्सबो लेक है। मिएंडर बनते हुए जो झेलम नदी है, झेलम रिवर, उसमें से हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है। वो तो मोनाडॉक्स था।